गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ टीचर शारदा। पहले वीडियो में हमने नदी कंधे पर इस कविता का वाचन किया और उसका अर्थ भी समझा। मुझे आशा है कि आपको वो कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आज हम इस वीडियो में नदी कंधे पर इस कविता का स्वाध्याय करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो स्वाध्याय वीडियोस होते हैं वो आपका राइटिंग वर्क होता है। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। नोट्स समय पर कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स आपको, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, जो कि इस कविता में आपको बहुत सारे शब्दार्थ नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत हैं। इतराना यानी खुश होना, मस्ताना यानी मस्ती करना या आनंदित होना, भद्र यानी श्रेष्ठ या सभ्य लोग। ये एक नया शब्द है आपके लिए कि जो भद्र जन यानी जो श्रेष्ठ या जो जेंटलमैन हम उसे कहते हैं, ऐसे लोग। और फिर दो मुहावरे यहाँ पर दिए थे, आमंत्रित करना, बुलाना, बस में होना, काबू में होना, कंट्रोल में होना, हम उसे कह सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है, कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। कई बार आपको परीक्षा में ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वो सही ढंग से आपने लिखने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर डैश ले आते, यानी घर ले आते, तो आपको ऑप्शन से सही ऑप्शन चुनना है। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते, झटपट ये उसका उत्तर है। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। अभी अगर आपने कविता अच्छे से लर्न की होगी तो ये फिलअप्स आपके बाएं हाथ का खेल होगा, मतलब आसान होगा आपके लिए। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। अगर हमारे बस में होता, ऐसे कुछ रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हैं आपको। अगला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। हाँ, समानार्थी यानी सिनोनिम्स, या उसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स, जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो दिए हैं। देखिए, नदी यानी सरिता, नदी का दूसरा नाम सरिता भी होता है। घर, गृह, रोज, प्रतिदिन, मित्र, दोस्त, भद्र, सज्जन यानी श्रेष्ठ, और शाम, संध्या। और राइट हैंड साइड में हमने विलोम शब्द भी लिए हैं, उपस्थित, अनुपस्थित, मित्र, शत्रु, भद्र, अभद्र। ये तीन ही विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द, अपोजिट्स, आपको यहाँ पर दिए हैं। ये आपने लेखन करना है। अगला जो प्रश्न है, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यानी जो कविता की लाइंस है, जो सेंटेंस है, वो पढ़कर आपको यहाँ पर जो आकृति दी है उसे कंप्लीट करना है। अभी आपको ऐसे जो प्रश्न हैं, 5वीं कक्षा में भी थे बच्चों, कि पैराग्राफ या जो पोएम्स की लाइंस थी वो दी जाती थी, और फिर उसके आधार पर ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। प्रश्न था, बच्चों द्वारा नदी का उपयोग, यानी बच्चों ने नदी का उपयोग कैसे किया? नदी को कंधे पर लाना, अपने घर के सामने बहाना, मित्रों के साथ उछलना कूदना,
देर तक नहाना, ये उपयोग उन्होंने किया बच्चों ने, और ये संदर्भ हमें कविता से मिला है। अगला जो प्रश्न है, शब्दों के लिए पद्यांश पे आए हुए शब्द लिखो। यानी जो यहाँ पे शब्द पूछे गए हैं वो सिमिलर वर्ड जो है, जो पद्यांश में आया है उसके लिए वो आपको लिखना है। सभ्य के लिए शब्द आया है भद्र। देखिए ये शब्द बार बार आया है क्योंकि ये नया शब्द है आपके लिए। हाजिर यानी उपस्थित, प्रेजेंट, ये भी हमारे लिए एक नया वर्ड हो सकता है, हाजिर, है ना। तो ऐसे आपको अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो उसका उत्तर भी आप सही ढंग से लिख सकते हो। तो इसलिए हमेशा प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो दिया है। पहला है, कवि की क्या कल्पना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि यानी जो बच्चा जो नदी कंधे पर उठा लेने की बात कर रहा है वही कवि है ना। तो इसीलिए हम उसे कवि ही कहेंगे। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता यानी हमारे कंट्रोल में होता तो हम नदी को उठाकर हम अपने घर उसे ले आते। ये कल्पना, ये इमेजिनेशन उन्होंने इस कविता में की है। कवि नदी को कहाँ बहाते? हाँ, कवि नदी को अपने घर के सामने, ठीक अपने घर के सामने बहाने की वो कल्पना कर रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न था, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? जो हम भी करते हैं कभी कभी, मम्मी मम्मी चिल्लाते। यानी जब नदी के पार वो खड़े होते तो मम्मी को आवाज़ देते। तो उसी तरीके से उन्होंने उत्तर दिया है। शाम ढलने पर कवि क्या करते? शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर लेकर जहाँ से उसे लाए थे वही वापस रखाते। हाँ भाई, चलो अभी हमारा नहाना धोना उछलना कूदना हो गया है, अब चलो हम नदी को उसके जगह पर रखाते। ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी कल्पना उन्होंने इस कविता में की है जो हमने वीडियो में भी देखी थी, है कि नहीं। तो ऐसे जो प्रश्न है बच्चों, ये अगर आपको कविता का अर्थ समझ में आता है तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं। और हाँ, प्रश्नोत्तर लिखते समय आपने शुद्ध लेखन का भी ध्यान रखना है। हाँ, शुद्ध लेखन भाषा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी यहाँ पर मैंने एक स्वमत जैसा, यानी हम कहेंगे एक ब्रीफ आंसर मैंने दिया है कि नदी की आत्मकथा लिखो। ये जो प्रश्न है ये आपको उपक्रम कृति परियोजना के द्वारा अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा ये देना। मैं आशा करूँगी ये प्रश्न आप ज़रूर लिखेंगे कि नदी की आत्मकथा यानी नदी बोल रही है, ऐसी हमने कल्पना करनी है। यानी नदी जो है अपने जो विचार है, अपना सुख है दुख है, उसकी जो अपनी कल्पना है वो हमें बता रही है, ऐसे हमने सोचना है। उसे हम नदी की आत्मकथा कहते हैं। आगे जाकर स्टूडेंट्स आपको ऐसे निबंध के विषय भी आएंगे। यदि पुस्तक बोलने लगी तो, या फिर पुस्तक की आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, पर्वत की आत्मकथा, ऐसे आपको अलग अलग टॉपिक्स निबंध के लिए आगे की क्लास में आ सकते हैं। तो आज हम एक शॉर्ट में यहाँ पर नदी की आत्मकथा इस टॉपिक पर लेखन करेंगे कि नदी कह रही कि मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी घाटियों में बीता, दुनिया देखने का शौक मुझे मैदानों में खींच ले आया। यानी पर्वतों से बहकर वो मैदानों में आई।
यहाँ आकर मेरी गति थोड़ी धीमी यानी स्लो हो गई। धीरे धीरे मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई के काम में लाने लगे, यानी नदी का जो उपयोग था। समय के साथ साथ गांव और नगरों में अनेक परिवर्तन यानी चेंजेस, बदलाव हुए। मेरे ऊपर फिर यानी नदी के ऊपर कई जगह पुल बनाए गए, बांध बांधे गए। परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब मैं बहा ले जाती हूँ या वो बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है। हाँ, नदी को भी इस बात का दुख है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ यानी मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ। प्रकृति यानी नेचर, ये जो कुदरत है, नेचर है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो इसलिए वो बोल रही है यानी नदी कह रही है कि वो विवश है। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ यानी मिल जाती हूँ। हाँ, हर जो नदी होती है वो अंत में, आखिर में सागर में यानी समुंदर में मिल जाती है, ये हमें पता ही है। तो इस प्रकार बच्चों, आप ये मैं नदी की आत्मकथा हम ये टॉपिक पर लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा लेखन आप नोटबुक में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।